चलिए तो मुगल की प्रशासनिक व्यवस्था में हमने बताया कि बादशाह को जिल्ले इलाही माना जाता था, अर्थात ईश्वर की छाया। और ये बात किसने कहा था? हुमायूं। अबुल फजल ने बादशाह को फर्द इजदी कहा है। फर्द इजदी मतलब खुदा से आने वाली रोशनी। और राजा जो होता है वो सेनापति का प्रधान होता है। यह मुख्य न्यायाधीश भी होता है और यह इस्लाम का संरक्षक भी होता है। अब इसके जो प्रमुख अंग है, इसमें पहला आता है वकील। वकील को वजीर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? और यह जो वकील होता है, यह सरकार का जितना भी विभाग है उसका क्या रहता है? अध्यक्ष। अर्थात सरकार के समस्त विभाग का क्या है? बुआरे अध्यक्ष। कौन? वकील। जिसमें आपको पता होगा अकबर के समय बैरम खान को वकील बनाया गया था और इसके बाद इस पद को ही समाप्त कर दिया। मतलब यह वकील पद क्या हो गया? समाप्त। ठीक है। दूसरा कौन था बुआरे? दीवान पद या वित्त मंत्री। मैंने बार बार कहा दीवान पद, जिसमें बनाया टोडरमाल। किसको बुआरे? टोडरमाल या मुजफ्फर खान को। ठीक है। इस टोडरमाल का काम क्या था? कि जितना भी वित्त व्यवस्था है उसको बनाए रखना। वित्त मंत्री समझ में आता है? पैसा कौड़ी से रिलेटिव जो बातें देखा जाए, अर्थात यह आर्थिक मुद्दों का मालिक होता है। मतलब पैसा कौड़ी का, राज्य में कितना पैसा कहाँ से आया नहीं आया, इस सब का लेखा जोखा किसके पास रहता है? दीवान पद, जिसको हम लोग कहते हैं वित्त मंत्री। ठीक है। और अकबर के समय यह वित्त मंत्री कौन था दीवान पद पर? मुजफ्फर खान और टोडरमाल, जिसमें टोडरमाल बड़ा ही फेमस था। ठीक है। इन्होंने आईने 10 में बताया था कि नाप जोख का कई कौन प्रणाली अपनाना चाहिए, टैक्स किस प्रकार लेना है, भूमि का वर्गीकरण किया था, बताए थे ना। चलिए अगला है मीर बख्शी पद। यह क्या होता है? सेना का संबंधित जो भी कार्य है वो सारा देखभाल किसके अंदर रहेगा बुआ? मीर बख्शी के अधीन। इसके बाद चाहे उसमें घोड़ा आइए या मनसबदार व्यवस्था आइए, इन सब का देखभाल कौन करेगा? मीर बख्शी। ठीक है। अगला ये प्रधान काजी। कौन पद है बुआ रे? प्रधान काजी। जैसे आपको पता है कि प्रांत का मतलब राज्य होता है। राज्य किस में बढ़ता है? जिला में। जिला किस में बढ़ता है? नगर में। नगर गांव में। गांव क्या कहते हैं? जो भी भाग में बढ़ते जाता है। तो इन सब का देखभाल करने के लिए काजी नियुक्त होता था, मतलब काम वाला। काजी का मतलब काम वाला, या कह सकते हो जो कानून के विद्वान होते थे, अर्थात न्यायाधीश होते थे। ठीक है। तो वैसे लोगों का नियुक्ति होता था और यह नियुक्ति कौन करता था? प्रधान काजी। ठीक है। और इसके बाद फौजदारी जो मुकदमा होता है, जो नियुक्त होता है ना, काजी नियुक्त जो होता है, ठीक है, तो वो फौजदारी मुकदमा को भी देखता है। कहने का मतलब समझिए, जो हत्या आरोप हो, चोर आरोप हो, चोट लग जाए, तो इन सभी चीज की जो क्या कहते हैं कानून व्यवस्था है वो फौजदारी कानून में आता है। और यह जो मुकदमा है, इसकी मुकदमा की देखभाल कौन करेगा? जो प्रधान काजी बनेगा। प्रधान काजी मतलब जो नियुक्त होगा काजी पद पर। ठीक है। तो वही इसका देखभाल करेगा। तो यह किस में? प्रांत, जिला में, नगर में। तो ये सब जगह इसका क्या होता था? जो नियुक्ति होता था। ठीक है। तो ये था प्रधान काजी। अगला है प्रांतीय शासन। आपको पता होगा कि उस समय जो प्रांत था ना, मतलब देश जो था वो 15 प्रांत में बटा हुआ था। किसके समय में? अकबर के समय में। प्रांत मतलब राज्य आप कह सकते हो। तो 15 भाग में बटा हुआ था और औरंगजेब के समय कितना हो गया था? 21 प्रांत बन गया। ठीक है। उसके बाद यह जो प्रांत था, क्या था बुआरे? प्रांत। कहाँ गया? हाँ, इस प्रांत का जो देखभाल करता था वो कौन करता था? सूबेदार। कौन करता था बोरे? सूबेदार। और सूबेदार कौन होता था? सूबे का प्रमुख। सूबेदार कौन होता है बोरे? सूबे का प्रमुख। सूबे कहिए या प्रांत कहिए, इसका भी प्रमुख होता था। ठीक है। और प्रमुख होने के बाद ये जो दीवान पद है, कौन पद है बोरे? दीवान पद। यह सूबे में किस व्यवस्था को? वित्त व्यवस्था को। मतलब सूबे का मतलब समझिए, सूबे का मतलब होता है प्रांत, और प्रांत का मालिक कौन होता है? सूबेदार। कौन होता है बोरे? सूबेदार। तो सूबेदार को पता है कि राज्य में कितना पैसा लेखा आएगा, तो यह हिसाब किसको देगा? दीवान को। तब ना दीवान के पास हिसाब आएगा तो उससे कौन लेगा? राजा लेगा। कौन लेगा? राजा। ठीक है। तो यह जो दीवान पद था वो सूबे में न वित्त व्यवस्था को देखता था। और उसके बाद कोतवाल सूबे की आंतरिक सुरक्षा करता, मतलब जो सूबे है, प्रांत है, उसकी आंतरिक सुरक्षा कौन करता था? तो कोतवाल। तो ये कोतवाल कौन होता था? तो कोतवाल वही तो जिसको आप पुलिस अधिकारी कहते हो। पुलिस अधिकारी। जैसे अपना जिला की रक्षा कौन करेगा? एसपी।
बिहार का अच्छा कौन का डीजीपी करेगा ना, अपना क्या कहते हैं प्रखंड का कौन करेगा, थाना का, तो विभूतिपुर का थाना जो होगा वही ना करेगा, थाना अध्यक्ष। तो उसी प्रकार सूबे की जो रक्षा कोई करेगा, मतलब प्रांत की जो रक्षा करेगा, तो एगो तो चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं कोतवाल। तो कोतवाल क्या होता है, पुलिस अधिकारी। ठीक है, तो इस प्रकार प्रांत की रक्षा होती थी। अब आइए अगला है जिला प्रशासन। क्या है बोरे, जिला प्रशासन। तो प्रांत जिला में विभक्त होता था, पता है ना, देश प्रांत में, प्रांत जिला में, जिला नगर में, नगर जो भी गांव में बढ़ता था। ठीक है, तो यह जो जिला में विभक्त होता था, तो जिला अधिकारी जिसको आप लोग डीएम कहते हो, क्या कहते हो, डीएम, वह उस समय फौजदार में था। मतलब ये समझिए कि जिला प्रशासन जो प्रांत जिला में बटा हुआ था, किसमें बटा हुआ था, जिला में। तो यह जो जिला का जो अधिकारी होता था, प्रमुख अधिकारी, वह कौन था, फौजदार। कौन होता था बोरे, फौजदार। तो यह जिला का अधिकारी होता था, फौजदार। तो इस पद पर किसी की नियुक्ति होती थी। ठीक है, आपको बता दूं, जिला की जो वित्त व्यवस्था बनाए, मतलब जिला में जो पैसा कौड़ी का लेखा जोखा करेगा, वह कौन करेगा, अमल गुजार। कौन करेगा, अमल गुजार। अब प्रांत में जो पैसा का देखभाल करेगा, वो कौन करेगा, दीवान। मतलब समझे, नहीं समझे, देखिए देश हुआ, देश किसमें बटा, प्रांत किसमें बटा, तो भाई जिला में तो कोई होना चाहिए ना हिसाब कौड़ी करने वाला। तो जिला में हिसाब कौड़ी करने वाला कौन होता था, अमल गुजार। और जिला का मालिक कौन होता था, जिला अधिकारी, जिसको मुगल समय क्या कहता, फौजदार। तो आप जिला का मालिक कौन बन गया, फौजदार बन गया। ठीक है, और इसका जो पैसा कौड़ी देखभाल करेगा वो कौन करेगा, अमल गुजार। कौन करेगा बुआ, अमल गुजार। तो जिला से पैसा आ गया, अब जिला से पैसा किसके पास आएगा, राज्य के पास। तो भाई राज्य में कोई आदमी चाहिए ना पैसा लेखा जोखा करने वाला, तो राज्य में कौन था, दीवान पद। कौन होता है बुआ रे, दीवान। दीवाने ने यहाँ से लेता था। और इसका मालिक कौन होता था, सूबेदार। जैसे इसका मालिक होता था ना फौजदार, तो इसका मालिक सूबेदार। तो सूबेदार और फौजदार में सबसे ऊंचा पद किसका था, सूबेदार का। सूबेदार सबसे ऊंचा पद ना होगा। और यह किसको देता था, देश में राजा को। किसको, राजा को। समझ में आया। तो इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था। उसके बाद प्रांत में अगर कोई चीज का दिक्कत हुआ तो प्रशासनिक सहयोग चाहिए, तो वह क्या कहलाता था, तो वह कोतवाल कहलाता था। क्या कहलाता था बोले, कोतवाल। जो प्रांत की क्या करे, सुरक्षा व्यवस्था। ठीक है, जैसे आप लोग कहते हो डीजीपी, अभी तो वही था उस समय कौन, कोतवाल। कौन था बुआ, कोतवाल। ठीक है, चलिए अब आइए अगला कथी है बुआ रे, परगना। तो जिला जो था वो परगना में बटा हुआ था। जैसे प्रांत जिला में, जिला परगना में। अभी आप कह सकते हो राज्य जिला में, जिला क्या कहते हैं, पंचायत में कह सकते हो क्या, या पंचायत से ऊपर भी क्या होता है, अ, थाना कह सकते हो। उससे भी ऊपर कुछ ना कुछ होता है। थाना से ऊपर क्या हुआ, अनुमंडल, वही ना होता है। तो उस प्रकार क्रमबद्ध रूप से अभी तो बहुत भागों में न बटा हुआ है, लेकिन उस समय की मैं बात कहूँ तो जिला किसमें बटा हुआ था। आप परगना का मतलब यह जो सिकदार होता है, कौन सा बोले, सिकदार, यह परगना का मालिक होता है। आप समझिए, जिला से भी नीचा कौन आ गया, परगना। तो जिला का मालिक, प्रांत का मालिक, समझ में आ गया। अब इस परगना का मालिक कौन था, सिकदार। कौन था बोले, सिकदार। और अमील जो था, कौन बोले, अमील। अमल मैं नहीं कर रहा हूँ, अमल गुजार कुछ और है, मैं कह रहा हूँ अमील। यह वित्त का व्यवस्थापक था। मतलब यहाँ से पैसा कौड़ी कौन देगा, अमील। कौन देगा, अमील। ठीक है, अब आइए मनसबदारी प्रथा। मनसबदार जो शब्द है वो कैसा शब्द है, फारसी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मनसबदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं, या मनसबदारी प्रथा क्या है। तो यह जो शब्द है वो फारसी का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पद। क्या होता है, जैसे दीवान पद हुआ, वकील पद हुआ, मीर बख्शी पद हुआ, प्रधान काजी पद हुआ, या कोतवाल पद हुआ, सूबेदार पद हुआ, ये सब पद हुआ ना। तो इसी को कहते हैं कौन बुआरे, मनसबदार। ठीक है, जो उस पर काम करे वो मनसबदारी, और जो पद हो वो मनसबदार, या मनसब, आप उसको मनसब भी कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसका अर्थ है पद, नहीं तो दर्जा और नहीं तो औहद। ये सब किसका नाम है, मनसबदार का ही नाम। ठीक है, यह जो
जैसे कोई पद हमको किसी को देना है, जैसे हमको देना है पद मान लीजिए कोतवाल का, तो भाई कोई ना कोई इसका नियुक्ति करेगा ना, तो इसका नियुक्ति कौन करेगा, तो राजा करेगा। राजा बोलेगा तुम ये पद ले लो, तुम सूबेदार का पद बन जाओ, तुम कोतवाल पद ले लो, या तुम वित्त मंत्री बन जाओ, प्रधान काजी पर आ जाओ तुम। ठीक है, तो ये सारा चीज जो डिसीजन देगा वो कौन करेगा बुआरे, सम्राट, राजा। जैसे आज हम लोग कोई पद अगर प्राप्त, जैसे टीचर हमको बनना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम देंगे, एग्जाम करने के बाद नियुक्ति होता है ना नियुक्ति, तो जो ज्यादा नंबर लाता है वही ना नियुक्ति होता है। आज के समय, लेकिन पहले क्या था, राजा डायरेक्ट नियुक्त करता था। जैसे पहले था कि अपना गांव में कि पूछिएगा बाप दादा से कि शिक्षक जो बनता था ना, वो मुखिया के थ्रू, किसके थ्रू बुआ, मतलब मुखिया जी को अगर लगा कि गांव में ज्यादा पढ़ल लिखल आदमी है, ज्यादा पैसा हमको देगा, जा तुम टीचर बन गया, सीधे डायरेक्ट नियुक्ति, मुखिया के हाथों ये निहित था, समझे। अब तो एग्जाम देना पड़ता है, उस समय पढ़ल लिखल के था, जो एग्जाम तुम देगा, तो उस समय जो गांव का, हमारे गांव में स्कूल है, तो भाई गांव के स्कूल को तो गांव का आदमी ने चलाएगा, तो गांव का मुखिया क्या करता, नियुक्त देता था, क्या थी, जैसे पापा का भी मेरा हुआ था, तो किराए का ने मुखिया था, वो बोला था कर लेने के लिए, लेकिन नहीं किए, समझे, नहीं किए, कुछ पैसा का अभाव लगा और कुछ घमंड का भी अभाव था। 1500 का नौकरी था टीचर पर, बोला 1500 जो हम कमाएंगे स्कूल में जाकर, उससे 3,000 ट्यूशन में कमा लेते हैं, समझे। तो इस चीज को घमंड कहा जा सकता है। और दूसरी बात, वहां पे नियुक्ति में कुछ पैसा चाहिए था, उस पैसा में कुछ घटोतरी पैसा, मतलब कुछ पैसा कम पड़ गया, समझे, तो पैसा कम होने की वजह से भी नौकरी नहीं हुआ। ठीक है, आज उसी का पेमेंट 1500 से बढ़ के 40,000 हो गया, समझे, सोच लीजिए। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है बुआरे, सम्राट, राजा करता है। ठीक है, और यही क्या करता है, मनसबदार, मतलब सम्राट के द्वारा जो पदों पर लोगों का नियुक्ति होता है वही क्या कहलाता है, मनसबदार। कोई दिक्कत समझने में किसी को, क्या कहेगा मनसबदार का प्रभाव सब बारे, जिस व्यक्ति की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, सम्राट के द्वारा किसी भी पद पर होता है, उसी को कहते हैं मनसबदार। तो मनसबदार क्या है, समझ में आ गया। यह कहाँ का शब्द है, फारसी का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, पद, दर्जा या औहद। ठीक है, चलिए, अकबर के समय 1573 से 14 तक वैज्ञानिक मनसबदारी प्रणाली का आरंभ हुआ था। वैज्ञानिक मनसब, हालांकि इसका आरंभ पहले ही हो चुका था, लगभग चंगेज खान के समय। ठीक है, चलिए, उस समय दशमलव पद्धति पर यह कार्यरत था। दशमलव पद्धति कहने का मतलब समझिए, मनसबदारी प्रथा जो था ना, वो दशमलव पद्धति से रिलेटेड था। दशमलव पद्धति में क्या होता था कि इसकी शुरुआत किसने किया था, चंगेज खान ने किया था, और इसमें सेना की सबसे छोटी इकाई कितनी थी, 10, और सबसे ज्यादा कितनी थी, 10,000। जिसमें अगर बात की जाए अकबर के समय में, तो अकबर के समय में आगे बताऊंगा ही, 5,000 से ऊपर केवल और केवल शहजादे को नियुक्ति किया जाता था, 5,000 के ऊपर। अब अगला आता है, तो मनसबदारी प्रथा समझ में आ गया। अब अगला है जात और सवार। सर जी, अब जात और सवार क्या होता है, तो जात का अर्थ होता है सैनिक, और सवार का अर्थ होता है घुड़सवार, मतलब जो घोड़ा पर सवार करे उसको सवार कहते थे, और जो सैनिक पैदल चलने वाला था वो क्या कहलाता, जात कहलाता था। इसका मतलब है कि मनसबदार दो पदों में विभक्त था। कितने पदों में, दो पदों में, एक जात और दूसरा सवार। जात जो सैनिक कहलाता था, और सवार जो क्या कहलाता था, घुड़सवार कहलाता था। कथी बोले, घुड़सवार। ठीक है, अब इसका परिभाषा क्या दीजिए, समझ लीजिए। जो भी मनसबदार होता था, मनसबदार समझ में आ गया, जिस पद पर किसी की नियुक्ति होती थी, तो वह आदमी, तो जैसे मानो हम डीएम हो गए, हम क्या बन गए, तो हम अपने साथ क्या रखेंगे, बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड घोड़ा पर चढ़ कर आएगा तो क्या बोलेंगे, सवार। अब बॉडीगार्ड पैदल वाला होगा तो क्या बोलेंगे, जाट। सैनिक होगा, जाते ना बोलेंगे। अब जैसे मानिए हम राजा हैं, तो हमारे साथ तो सब चाहिए, कुछ हमारा बॉडीगार्डो चाहिए, कुछ हमारे सैनिक भी चाहिए। तो राजा तो सब कुछ रखता था, लेकिन जो क्या था, मनसबदार था, तो उसकी सुरक्षा के लिए दूगो अलग अलग पद बना दिया, एगो जाट था, एगो सवार। जात में वो आदमी आता था जो सैनिक था, पैदल चलने वाला सिपाही था, और सवार में वो आता जो घोड़ा से चलता था,
घुड़सवार। और इन दोनों का काम क्या था? तो इन दोनों का काम था कि जो भी किस पद पर है, मनसबदार के पद पर है, हम उसकी क्या करें? सुरक्षा करें। अब आप डीएम की सुरक्षा करिएगा तब ना डीएम कोई काम करेगा क्या? तो अगर आप जैसे कोतवाल की सुरक्षा करिएगा, पुलिस अधिकारी हो गया, तो भाई डीएम को भी तो सुरक्षा चाहिए, दरोगा को भी तो सुरक्षा चाहिए खुद से, एसपी को भी सुरक्षा चाहिए खुद से क्या? तो यही सब नियुक्त होता था। तो जात और सवार समझ में आया? मनसबदार की सुरक्षा करने के लिए दो पद बनाया, एक को जात कहा, एक को सवार। तो जात वही कहलाया जो मनसबदार क्या रखता था? सैनिक रखता था, वो जात कहलाया। और जो मनसबदार घुड़सवार रखता था वो क्या कहलाया? सवार कहलाया। ठीक है, अब चलिए 1611 में ना जहांगीर खुर्रम समझ में आता है? शाहजहां, जिसने क्या बनाया था? ताजमहल। उसका पुराना नाम क्या था? खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम खान। जिसको बताए थे शाहजहां की उपाधि किसने दिया था? जहांगीर दिया था। पता है ना क्यों गया था? युद्ध लड़ने के लिए संधि कर लिया था। ठीक है, इसको जो मिला था ना वो 10,000 सैनिक मिला था सुरक्षा के लिए इनको, और 5,000 क्या मिला था? सवार मिला था, घुड़सवार इनको दिया गया। तो आप बोलेंगे जात सवार तो समझ में आ जाएगा। चलिए, यह जात सवार जो था ना वो 3 भागों में, तो 3 श्रेणी में बटा हुआ था। मतलब मनसब जो था वह 3 श्रेणी में बटा था। पहला प्रथम श्रेणी, दूसरा सेकंड श्रेणी, तीसरा थर्ड श्रेणी। ठीक है, इससे पहले समझ लीजिए आइन ए अकबरी में ना 66 गो मनसब का रैंक मिलता है, उल्लेख मिलता है, लेकिन उसमें 33 का ही उल्लेख किया गया, 33 मनसब का ही पालन भी किया गया। 66 का मिलता है टोटल रैंक, लेकिन उसमें कितना का बुआरे? 33 मनसब का ही क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। छोटा जो सबसे मनसब होता है वो 10 इकाई वाला, और बड़ा जो मनसब होता है वो 10,000। इसलिए मैंने कहा दशमलव पद्धति में सेना की जो छोटी इकाई कितना है? 10,000 से लेके 10,000 तक। ठीक है, 5,000 से जो ऊपर का, 5,000 से जो ऊपर का जो होता था कौन? मनसब में छोटी मतलब इकाई, वह क्या करता था? शहजादा को दे जाता था। याद करिए अकबर के समय में 5,000 से ऊपर की मनसब किसको मिलता था? शहजादों के लिए। ठीक है, बाद में अकबर तो 12,000 तक मनसब कर दिया था, किसके लिए? राजकुमार के लिए। और जहांगीर तो 40,000 मनसब कर दिया था, और शाहजहां कितना? 60,000 मनसब कर दिए। लेकिन शाहजहां सॉरी औरंगजेब भी किया था, लेकिन उसमें राजपूत को हटाने लगा, राजपूत की संख्या कम करने लगा। अकबर तक ही राजपूत ज्यादा रहा, जहांगीर के बाद शाहजहां में तो और कम हो गया, और उससे भी कम किसमें हो गया? औरंगजेब में। चलिए, तो वो समझ में आ गया। तो यह जो श्रेणी था वो कितने भागों में बटा हुआ था बुआरे? 3 भागों में। पहला प्रथम श्रेणी, दूसरा द्वितीय श्रेणी, तीसरा तृतीय श्रेणी। आपसे ये प्रथम श्रेणी कैसा था? तो प्रथम श्रेणी में वही मनसब लोग आता था जिस मनसब के पास जात क्या गो था? 5,000। अब जात समझ में आया? सैनिक। और उसके पास सवार कितना था? 5,000। अगर इतना आपका जात, इतना आपका सवार है, तो आप फर्स्ट क्वालिटी के हो गए, मतलब प्रथम श्रेणी कि आप मनसब कहलाए, मतलब अच्छा ऊंचा पद का श्रेणी कहलाया। अगर आपका श्रेणी में आ गया 5,000 जात, 5,000 जात, अब 2,500 से अधिक लेकिन 5,000 से कम में होगा, तो वह सेकंड श्रेणी, द्वितीय श्रेणी का मनसब कहलाता था। और तृतीय श्रेणी का जो मनसब होता था वो 5,000 जात रखता था और 2,500 से कम घुड़सवार रखता था। समझे? तो वह थर्ड क्वालिटी मतलब सबसे निम्न स्तर का मनसब कहलाता था। ठीक है, तो मनसब भी 3 प्रकार का हो गया। प्रथम श्रेणी का मनसबदार मनसब, द्वितीय श्रेणी का मनसब और तृतीय श्रेणी का मनसब। तीनों का परिभाषा क्या होगा समझ में आ गया? किसमें कितना लोग रहना चाहिए, कितना जात, कितना सवार रहना चाहिए। अब आते हैं इस मनसबदार की नियुक्ति कौन करता था? मतलब इसको कोई पद पर अगर नियुक्त करेंगे तो कौन करेगा, या इसको अगर पद में बढ़ोतरी होगा, पद में क्या होगा बोले? बढ़ोतरी, पदोन्नति होगा तो वो कौन करेगा? पदच्युति, मतलब इसको पद से हटाएंगे तो वह काम कौन करेगा? तो यह सारा काम कौन करता था? सम्राट, राजा करता था। जैसे अभी भी है ना बुआरे, अब कोई आदमी माने कि डीएसपी है तो उसको पद में बढ़ोतरी कीजिए, एसपी बना दीजिए, तो यह राज्य के हाथों निहित है क्या? तो यह भी किसी के हाथों तो अधीन होगा, तो यह किसके हाथों था? सम्राट के हाथ। मतलब राजा ही मनसब का नियुक्ति भी कर सकता है, पद में बढ़ोतरी भी कर सकता है,
पदच्युति का काम भी कौन करेगा? राजा ही करेगा। अब इसका वेतन कौन देगा? तो वेतन इसको नगद के रूप में भी मिलता था। किसके रूप में बोले? नगद के रूप में। किसको वेतन मिलता था? मनसबदार की। ठीक है, तो मनसबदार का वेतन नगद के रूप में मिलता था और कभी कभी वेतन में ना जागीर देता था। क्या बोले? जागीर। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हो कि यह जो मनसबदारी व्यवस्था था वह मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे प्रमुख अंग माना जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, ये मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में हम मनसबदार का ज्यादा उल्लेख करते हैं। समझे? अब चलिए, 10 से लेकर 500 तक का जो मनसबदार होता है, मतलब 10 से लेके 500 तक को ना हम मनसबदार कहते हैं। अब 500 से लेके 2500 तक को अमीर कहा जाता है। अमीर। अब 2500 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसको अमीर ए उम्दा कहा जाता है। मतलब सब मनसबे है, लेकिन अगर आपकी संख्या बढ़ी तो आपका नाम बढ़ गया। किसी को अमीर कहा तो किसी को अमीर ए उम्दा कहा गया। ठीक है, तो अमीर का मतलब कितना हो गया कम से कम बुआ? 500 से 2500 तक। ठीक है, चलिए, तो जो 10 से 500 तक का मनसबदार होता था वो मनसबदार कहलाया। जो 500 से 2500 तक का मनसबदार होता है वो अमीर कहलाया। और जो 2500 से अधिक का मनसबदार होता है वो अमीर ए उम्दा कहलाया। अब देखिए, मनसबदार में भी बहुत सारा नियम है। इसमें क्या नियम है? एगो होता है एकस्पा, एक होता है दुई अस्पा और एक होता है सी अस्पा। अब एक अस्पा का मतलब समझिए, दुई अस्पा का मतलब समझिए और सी अस्पा का मतलब, यह जात और सवार से रिलेटिव। ठीक है, अब चलिए, एक अस्पा का मतलब जितना सवार होगा, जितना उतना ही घोड़ा हुआ। जितना सवार होगा, ठीक है, उतना ही क्या हुआ? घोड़ा। मतलब जो घोड़ा पर सवार करेगा वही ना सवारी होगा रे बुआ। अब जितना घोड़ा है उतना ही सवार, तो वो कहलाया एकस्पा। क्या कहलाया? एकस्पा। एकस्पा क्या हुआ? तो सवार की संख्या और घोड़ों की संख्या जब समान हो, बराबर हो, तो वह एकस्पा कहलाता। अब द्विअस्पा का मतलब समझिए, जब सवार से दुगुना घोड़ा हो, मतलब जो उस पर सवार का काम करे उससे दुगुना कौन हो? घोड़ा। सवार से दुगुना घोड़ा हो तो वह द्विअस्पा कहलाता है, और जब सवार से तिनगुना घोड़ा हो तो वह सी अस्पा कहलाता है। तो एक अस्पा का मतलब जितना सवार उतना घोड़ा। अगर सवार से ज्यादा हो जाए, कौन? दुगुना घोड़ा हो जाए, तो द्विअस्पा। नामों से स्पष्ट, द्वि का मतलब दुगुना हो जाए और सी अस्पा का मतलब तिनगुना हो जाए। मतलब सवार से ज्यादा घोड़ा किसना हो? तिनगुना घोड़ा किसका हो? सॉरी, 3 गुना घोड़ा हो। मतलब सवार से 3 गुना कौन हो? घोड़ा। तो वह क्या कहलाता है? सी अस्पा। अब ज्यादा घोड़ा होगा, अगर युद्ध हुआ तो जो लोग उस पर सवार करता है वो लोग तो अपन घोड़ा लेके चल जाएगा, आ घोड़ा बच जाएगा तो कोई और आदमी को भी बैठा के लेके भगवा देंगे, जाओ तुम भी लड़ाई लड़ना आराम से। तो इस प्रकार सबसे बेहतर कौन था? सी अस्पा। कौन था बेहतर बुआ रे? सी अस्पा। और यह जहांगीर के समय ना द्विअस्पा लागू था, सी अस्पा लागू था। किसके समय रे बुआ? जहांगीर के समय द्विअस्पा और नहीं तो सी अस्पा लागू था। ठीक है, चलिए, तो ये था आज की क्लास में। हम बता दिए मनसबदारी प्रथा और बता दिया आपको मुगल का प्रशासनिक व्यवस्था। और यह पूरी बात लिखिएगा तब 5 नंबर मिलेगा। समझे? यह दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ गया और इसी सब बात को लिखना है। मानिए पद आप ध्यान रखिएगा, उसका क्या काम है ध्यान रखिएगा। मनसबदार पूछा जाए तो मनसबदारी प्रथा यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और मनसबदार क्या बताइएगा? जात और सवार, इसका 2 गो पद, इसका 3 गो श्रेणी भी तो बताइएगा, इसका वेतन भी बताना पड़ेगा, इसका नियुक्ति पदोन्नति पदच्युति के बारे में भी बताना पड़ेगा, और उसके बाद एकस्पा द्विअस्पा और सीअस्पा किसमें? जात और सवारी में बता दीजिए। ठीक है, तो इस, हाँ, तो मनसबदार में तो पूरा बताना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, मुगल प्रशासनिक कहा जाए तो इसमें भी पूरा बताना पड़ जाएगा। इसमें तो सब पद के बारे में, अरे मनसबदार भी तो एक पद दे हुआ। ठीक है, वो प्रथा हुआ जिसमें बहुत सारा पद आता है। ठीक है, तो भाई सब भी तो चाहिए उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार यह टॉपिक समाप्त हुई। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।